दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 जून फिर 10 जून 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि आज का यह सेशन आपको अच्छा लगेगा। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन। विद स्टैटिक जी के हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा आईपीएल के बचे हुए मैच कहां कराने के लिए फैसला लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आईपीएल 2021 के जो बचे हुए मैच हैं वो अब यूएई में कराए जाएंगे सितंबर माह में। दोस्तों, आईपीएल 2021 का जो मैच खेला जा रहा था वो भारत में ही खेला जा रहा था, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के दौरान इसे स्थगित कर दिया गया। अब फिर से बीसीसीआई ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब जो मैच खेले जाएंगे आईपीएल के बचे हुए 31 मैच वो सितंबर माह में यूएई में खेले जाएंगे। अगला जो बात करें आईपीएल 2021 के बारे में, तो आईपीएल 2021 का यह 14th नंबर का संस्करण था और इसकी जो स्पॉन्सरशिप थी वो थी वीवो के पास। और अगला जो बात करें आईपीएल का जो 2021 का पहला मैच हुआ था वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ हुआ था, जिसमें विजेता जो टीम बनी वो आरसीबी बनी थी। अगला जो बात करें आईपीएल 2021 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो थे क्रिस मॉरिस, जिनको खरीदा गया था। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और इनकी जो टोटल मनी में जो इनको खरीदा गया था वो था 16.25 करोड़। अगला जो बात करें आईपीएल 2021 के बारे में ही, तो आईपीएल 2021 में ही विराट कोहली ने आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला जो बात करें आईपीएल 2021 में ही किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल करके पंजाब किंग्स रख दिया गया है। आईपीएल के थोड़ी हिस्ट्री में जाएं दोस्तों, तो आईपीएल का पहला आईपीएल संस्करण जो हुआ था वो 2008 में हुआ था भारत में ही, और पहली जो विजेता टीम थी आईपीएल में वो थी राजस्थान रॉयल्स। चेन्नई सुपर किंग को हराकर विजेता टीम बनी थी आईपीएल की पहली विजेता टीम। और बात करें आईपीएल का जो दूसरा मैच हुआ था, पहली बार भारत से बाहर खेला गया था साउथ अफ्रीका में, और इसमें जो विजेता टीम थी वो डेक्कन चार्ज डीसी थी। इसका डेक्कन चार्ज का नया नाम अब हो गया है सनराइजर्स हैदराबाद, और डेक्कन चार्ज सनराइजर्स हैदराबाद का पुराना नाम है। इसमें ये विजेता टीम थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराकर बनी थी विजेता। अगला जो बात करें आईपीएल 2020 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपीएल 2020 का जो 13वां संस्करण था इसकी जो स्पॉन्सरशिप थी वो ड्रीम 11 के पास थी, ड्रीम 11 के पास। और इसमें जो फाइनल मैच खेला गया था वो खेला गया था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच, जिसमें मुंबई इंडियंस विजेता बनी और यह आईपीएल में अपना 5वां खिताब जीती। अगला जो बात करें इसमें मैन ऑफ द फाइनल मैच जो चुना गया था आईपीएल 2020 का वो चुना गया था टेड बोल्ट को, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। अगला जो बात करें कि आईपीएल 2020 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द आईपीएल 2020 का जो दिया गया था सबसे उभरते हुए खिलाड़ी वो थे देवदत्त पडिक्कल, और ये किसके लिए खेलते थे? आरसीबी के लिए खेलते थे। अगला जो बात करें आईपीएल में जो पर्पल कप दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ बॉलर को दिया जाता है, और पर्पल कप 2020 आईपीएल को जो दिया गया वो कांगिसो रबाडा को दिया गया, जो कि दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते हैं। अगला जो बात करें कि एक जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को दिया जाता है वो दिया जाता है ऑरेंज कप, और ऑरेंज कप जो दिया गया है आईपीएल 2020 का वो दिया गया है केएल राहुल को, जिन्होंने 670 रन बनाए थे सर्वश्रेष्ठ। अगला जो बात करें कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आईपीएल जो चुना गया था 2020 का वो चुना गया था जोसेफ आर्चर को, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। अगला जो बात करें कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी थे वो इरफान किशन थे, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, जिन्होंने 30 छक्के लगाए थे। तो ये था दोस्तों आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा। और बात करें बीसीसीआई की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल
फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को दादा के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें गॉड ऑफ फाइट भी कहते हैं। और अगला जो बात करें, इसके जो सचिव हैं बीसीसीआई के, वो जय शाह हैं। बनखेड़े स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली एशियाई एवं विश्व की तीसरी नेत्रहीन बन गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन की 46 वर्षीय पहले एशियाई बन गए हैं नेत्रहीन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले। तो विश्व में पहले जो नेत्रहीन थे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे वो एरिक बेहनमेयर थे, यूएसए से बिलोंग करते हैं। और इन्हीं से इंस्पायर होके जोंग होंग ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में अपनी आँख खो दी थी और 46 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और एशिया की पहली बन गई हैं नेत्रहीन। माउंट एवरेस्ट की बात करें दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है न्यू वो है 8,848.86 मीटर न्यू हाइट है इसकी। और बात करें नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और संस्कृत में इसे देवगिरी भी कहा जाता है। और तिब्बत में इसे चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अब हिंदी में अर्थ होता है पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट जो है एवरेस्ट मासिव का हिस्सा है। अगला जो बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो 29 मई 1953 को कौन चढ़ा था? एडमंड हेलरी न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और कौन चढ़ा था? शेरपा तेजिंग ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और 29 मई को ही इन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी बनाया जाता है। अगला जो बात करें, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जो थी वो जुको तबई थी और जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? जापान से बिलोंग करती हैं। अब अपने इंडिया की देखें तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी बछेंद्री पाल और पहले पुरुष तेंजिंग शेरपा, जैसा कि पहले 1953 में हमने बता दिया है। अगला जो बात करें, पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और विश्व की प्रथम अपंग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की वो थी अरुणिमा सिन्हा। और 2021 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी ताफी यांगझोम। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? अरुणाचल प्रदेश से। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी संतोष यादव 1992 और 93 में इन्होंने लगातार 2 बार चढ़ाई की थी। अगला जो बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज पहली भारतीय महिला जो थी वो प्रेमलता अग्रवाल। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट माउंट एवरेस्ट के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2021 युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो द्वारा शुरू किया गया है। और नाटो की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1949 में की गई थी। इसके जो महासचिव हैं वो हैं जेम्स स्टेलेनबर्ग। ये दोस्तों एक सैन्य संगठन है। इसमें जो मेंबर कंट्री हैं 30 हैं और 30वां जो देश बना है वो नॉर्थ मैसेडोनिया बना है। और ये 30 देश में यदि कोई इसका देश सदस्य नहीं है और इन 30 देशों में से किसी एक देश नाटो के मेंबर पर अटैक करता है तो फिर ये 30 देश मिल करके उस अपने विरुद्ध देशों के खिलाफ आक्रमण बोल देते हैं। ये है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2021 का रुडोल्फ भी फिडलर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागेश्वर रेड्डी बने हैं भी फिडलर जीतने वाले पहले भारतीय। इनको इंडोस्कोपी के क्षेत्र में
यह पुरस्कार दिया गया है यूएफए के द्वारा और इन्हें 2002 में पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था। 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है और इस पुरस्कार को रुडोल्फ भी फुडलर को फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। रमेश पोखरियाल निशंक को हाल ही में साहित्य गौरव सम्मान 2020 दिया गया। रवि गायकवाड़ को विश्व मानवतावादी पुरस्कार और शक्तिकांत दास को एशिया पैसिफिक अवार्ड भी दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्चिव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिलेरिया लुफेली को किया गया है। और बात करें ये कहाँ से है, मैक्सिको के से बिलोंग करती हैं। अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक को दिया जाता है। मनोज मुकुंद नरवणे को साउथ कोरिया के सबसे सर्वोच्च सम्मान और गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। एशिया और विनोद कुमार यादव को दिया गया प्रख्यात इंजीनियरिंग पुरस्कार। अर्जुन मुंडा को जो दिया गया था वो स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला जो बात करें 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल आसिमी गोइटा को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माली के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में आसिमी गोइटा को चुना गया है। बात करें माली की तो हाल ही में यहाँ सैन्य तख्ता पलट हुआ, काफ़ी सैन्य विद्रोह हुआ दोस्तों, जिसके कारण वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बाहनादब और वहाँ के पीएम जो थे मोख्तार ऐनो और वहाँ के जो रक्षा मंत्री थे वो सुलेमान, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके कारण जो सैन्य तख्ता पलट का विरोध किया था वो आसिमी गोइटा ने ही किया था और इनको ही अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में माली का चुना गया है। अगला जो बात करें माली की तो माली की जो राजधानी है वो है बमाको। ये पश्चिम अफ्रीकी देश है बमाको और यहाँ जो चलती है फ्रैंक चलती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, हाल ही में किस देश के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व का पहला सैटेलाइट रीफ मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व का पहला सैटेलाइट रीफ मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये समुद्र में जो कोरल रीफ हैं उनकी निगरानी करेगा कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन सा कोरल रीफ कितना विघटित हो रहा है, इसकी निगरानी की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में किसके द्वारा स्टार गनीजा द प्लेयर इनिंग्स लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के जो कोच हैं रवि शास्त्री, इन्हीं के द्वारा स्टार गनीजा द प्लेयर इनिंग्स लाइव पुस्तक लिखी गई है। और बात करें कि इन्होंने इस पुस्तक में अपने प्रेरित घटनाओं को वर्णित किया है। बात करें सौरव गांगुली की तो सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। विराट कोहली हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला जो बात करें 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाओमी ओसाका, जापान की हैं। इन्होंने ही क्या हुआ, इन्होंने जब अपना पहला जो क्वार्टर फाइनल में जीता था उसको क्वालिफाई कर लिए और इन्होंने मीडिया से बात नहीं की। तो जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे इन पर 15,000 USD डॉलर का जुर्माना लगा दिया। फिर नाओमी ओसाका ने अपने ब्रेन कुछ तनाव के कारण इन्होंने अपनी तबीयत सही नहीं बताई, जिसके कारण इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। नाओमी ओसाका की बात करें दोस्तों तो नाओमी ओसाका को 2021 का लॉरिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के लिए भी चुना गया है। और अगला जो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की वुमेन एकल की विजेता भी नाओमी ओसाका रही हैं। अगला जो बात करें कि जो टेनिस होते हैं ग्रैंड स्लैम वो 4 प्रकार से होते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार से होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा जो होता है फ्रेंच, और थर्ड जो होता है विंबलडन, और फोर्थ जो होता है यूएफए ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में, और यह जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाता है।
पहला क्रम इनका भी लगाने के लिए आ जाता है कि पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएफए। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की बात करें तो जो मेंस में सिंगल्स का टाइटल जीता था वो नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी, और वुमेन सिंगल्स का जो टाइटल जीता था 2021 में वो नाओमी ओसाका ने जीता था। अगला जो बात करें फ्रेंच ओपन के बारे में तो फ्रेंच ओपन हाल ही में रनिंग है दोस्तों, और काफ़ी दिलचस्प रहा है क्योंकि यहाँ पे दो खिलाड़ी ने, रोजर फेडरर ने भी अपना नाम वापस ले लिया, इन्होंने सर्जरी का हवाला देते हुए, और नाओमी ओसाका ने भी अपना नाम वापस ले लिया। तो इस साल देखते हैं कौन फाइनल में आ रहा है। अभी रनिंग पे है और इसका आयोजन मई जून में किया जाता है। ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। अगला जो बात करें विंबलडन ओपन, ये जून जुलाई में किया जाता है दोस्तों, और यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। 1877 के लगभग इसकी स्थापना की गई थी और ये ग्राफ कोड में खेला जाता है। लास्ट में जो खेला जाता है वो यूएफए ओपन खेला जाता है, हार्ड कोड में खेला जाता है, और ये अगस्त, सितंबर या दिसंबर में भी आयोजित होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का, हाल ही में दुनिया का पहला नैनो यूरिया किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इफ्को के द्वारा विकसित किया गया है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं यूएफ अवस्थी। अगला बात करें कि नैनो यूरिया क्या होता है दोस्तों, ये पौधों की वृद्धि और पोषण के लिए बढ़ावा देने के लिए यह नैनो यूरिया विकसित किया गया है और इसका जो विकास किया गया है वो गुजरात में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 11th नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने के द्वारा गार्जियन मिनिस्टर प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार के द्वारा गार्जियन मिनिस्टर प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा दोस्तों, असम की जो भी 33 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया जाएगा और वह मंत्री क्या करेगा, 13 सदस्यीय टीम होगी और 13 सदस्यीय मंत्रियों की एक टीम होगी जिसमें इन सारे डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट में इन मंत्रियों को नियुक्त करके वहाँ जिलों में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्या ठीक तरह से गरीबों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, वहाँ के रोजगार का सृजन कैसे किया जाए जिलों में, और जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दिए जाएं, इन सब की देख रेख जो करेगा वो गार्जियन मिनिस्टर प्रणाली के तहत ये 13 सदस्यीय टीम में से एक मंत्री द्वारा किया जाएगा। यही होता है गार्जियन मिनिस्टर प्रणाली जो कि असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला जो बात करें असम की, तो असम के बारे में देखें तो दोस्तों ये इंडिया के पूर्वोत्तर राज्य में आता है और यहाँ पर आप देखें तो असम यहाँ पर स्थित होता है। असम के ठीक ऊपर होता है भूटान और यहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ होता है नागालैंड, यहाँ होता है मणिपुर, यहाँ होता है मिजोरम और ठीक यहाँ होता है त्रिपुरा और यहाँ होता है मेघालय। तो असम की जो दक्षिण में है वो त्रिपुरा और मेघालय, इसके जो पूर्व में है वो नागालैंड और मणिपुर, इसके जो उत्तर में है वो है अरुणाचल प्रदेश भूटान और इसके जो पश्चिम में है वो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पास होता है सिक्किम। तो भारत के 7 बहनों के नाम से कौन से राज्य जाने जाते हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य ही 7 बहनों में सिक्किम क्या इंक्लूड है, तो बिल्कुल ही 7 सिस्टर में सिक्किम इंक्लूड नहीं है। 7 सिस्टर में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय आता है, भारत के 7 सिस्टर कहे जाते हैं। अगला जो बात करें असम में, तो असम का जो DLR नंबर होता है वो 331407 होता है। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 लोकसभा सीटें हैं, 07 जो हैं राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा की जो सीटें हाल ही में चुनाव हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 126 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के जो CM हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। अगला जो बात करें असम की जीवन रेखा कही जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इसको तिब्बत में फांगपो के नाम से जाना जाता है। और अगला जो बात करें, जैसे ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जो हो जाता है दिहांग
कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो असम में जो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में प्रवेश करने से ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है? तो असम में। अगला जो बात करें, जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में ही गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को जो कहा जाता है संयुक्त धारा को, वो मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये था असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 12 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उड़ान योजना शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब राज्य सरकार के द्वारा उड़ान योजना शुरू की गई है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पास पंजाब है, पंजाब के जो उत्तर में स्थित है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पास है हिमाचल प्रदेश, इधर है हरियाणा और इधर पाकिस्तान है। पंजाब के जो सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो है बीपी सिंह बदनौर। अब ये उड़ान योजना क्या है दोस्तों? उड़ान योजना की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार ने पंजाब की महिलाओं को सैनिटरी पैड फ्री में देने की योजना है यह उड़ान योजना। अगला जो बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा किसे WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड दिया गया है? तो तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए यहाँ पास हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन होगा दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं रॉन्ग कर देता हूँ, यहाँ पास हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड दिया गया है। अगला जो बात करें रमेश पोखरियाल निशंक को, तो हाल ही में महर्षि संगठन द्वारा इन बेफिवाल मेडल से सम्मानित किया गया है। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम को स्कोच चीफ मिनिस्टर पुरस्कार दिया गया है, और BBC द्वारा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार कोनेरू हम्पी को दिया गया है। अगला जो बात करें WHO के बारे में, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इथोपिया से बिलोंग करते हैं। इथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा, और यहाँ बर चलती है करेंसी। 7 अप्रैल को ही बनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, हाल ही में 43वीं GST परिषद की बैठक 2021 में वस्तुतः अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 43वीं GST परिषद की बैठक की गई है वस्तुतः अध्यक्षता। और बात करें GST दिवस, तो ये 1 जुलाई को बनाया जाता है दोस्तों। इसमें 5 स्लैब होते हैं, 5 स्लैब निर्धारित किए गए हैं। पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा जो है वो है 12%, चौथा जो है वो है 18%, और पांचवा जो है 28%। अगला जो बात करें GST लागू करने वाला पहला जो देश था 1954 में विश्व का पहला देश फ्रांस ने लागू किया था। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और GST बिल पारित करने वाला पहला जो राज्य था वो था असम। अगला जो बात करें दोस्तों निर्मला सीतारमण जी के बारे में, तो ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। इसके पहले जो थे इंदिरा गांधी, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थे, उन्होंने PM के कार्यकाल के दौरान ही अतिरिक्त प्रभार रखा था वित्त मंत्री का। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कर्नाटका से राज्यसभा सांसद हैं। अगला जो बात करें, ये दूसरी रक्षा मंत्री भी थी, और पहली रक्षा मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 सतत विकास लक्ष्य FDG को प्राप्त करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य फिर से 2020-21 में FDG इंडेक्स में टॉप पर रहा है। अगला जो बात करें FDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल जो हैं वो 17 लक्ष्य हैं, और इनको पूरा करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, और भारत में यह रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। सेकंड में जो हैं वो हैं
हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश में जो पहला राज्य है वो है चंडीगढ़। अगला जो बात करें दोस्तों केरल के बारे में, तो केरल के बारे में बात करें तो केरल का जो DLR नंबर होता है वो होता है 14-20-09। 14 यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 जो हैं वो लोकसभा सीटें हैं और 09 है जो राज्यसभा सीटें हैं। अगला जो बात करें यहाँ विधानसभा सीटें, हाल ही में यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ है तो विधानसभा की सीटें याद रखना जरूरी हो जाता है। यहाँ 140 सीटें हैं। अगला जो बात करें कि यहाँ के जो सीएम वो हैं पिनरई विजयन, दोबारा कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं और ये CPM पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला जो बात करें कि केरल की बाउंड्री किससे शेयर होती है, तो भारत के कुछ इधर दक्षिणी राज्य है और यहाँ पास स्थित होता है केरल। और केरल का जो उत्तरी छोर साझा करता है सीमा वो कर्नाटक के साथ, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र लगता है वो तमिलनाडु के साथ, दक्षिणी छोर भी तमिलनाडु के साथ लगता है और इसका जो पश्चिमी छोर लगता है वो अरब सागर के साथ लगता है। केरल में ही है दोस्तों एक कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको सौर ऊर्जा से संचालित किया गया था। इसे UNO संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला जो बात करें केरल, तो केरल मसाला उद्यान के नाम से भी प्रसिद्ध है और मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। अगला जो बात करें कि HDI इंडेक्स में सबसे ऊपर जो है केरल है, और बात करें FDG इंडेक्स में जो सबसे ऊपर भारतीय राज्य है वो केरल ही है और केरल का भारत का सबसे साक्षर राज्य जो है वो केरल ही है दोस्तों। 96.2% यहाँ की साक्षरता है। और बात करें भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल ही है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं निवास करती हैं और 2016 में भारत केंद्र सरकार द्वारा इसे भारत का पहला डिजिटल राज्य भी घोषित किया गया था। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। नीति आयोग द्वारा, तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके। और अगला जो बात करें इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और अगला जो बात करें इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो वर्तमान में है राजीव कुमार और इसके जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है 15th नंबर का, हाल ही में किस देश ने 2021 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की आभासी तरीके से मेजबानी की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना देश। भारत ने ब्रिक्स 2021 के विदेश मंत्रियों की आभासी तरीके से मेजबानी की है। अगला जो बात करें कि ब्रिक्स ये 5 देशों का समूह है जिसमें B फॉर होता है ब्राज़ील और R फॉर होता है रशिया, I फॉर होता है इंडिया अपना देश, C फॉर होता है चाइना और F फॉर होता है साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक था दोस्तों, लेकिन 2010 में इसका जो सदस्य बना था वो साउथ अफ्रीका भी सदस्य बन गया। और चीन के बीजिंग में जो सम्मेलन हुआ था 2011 में, इसमें पहली बार 2011 के सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन में साउथ अफ्रीका ने पहली बार भाग लिया था। ब्रिक्स की जो स्थापना की गई थी 2009 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चाइना में। अगला जो बात करें 2021 की जो अध्यक्षता की उसने अपना देश भारत ने अध्यक्षता की है। अगला जो बात करें पहली बार जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो 2009 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था रूस में। अगला जो बात करें रूस में हुआ था और 2020 का भी रूस में हुआ वस्तुतः आयोजित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 17th नंबर का, हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5.7% होगी। 2023 में ये रिकवर नहीं कर पाएगी और जो वर्तमान में है वो 6.3% है 2020 में बेरोजगारी दर। अगला जो बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और गाई राइडर इसके जो है महानिदेशक हैं। अगला जो क्वेश्चन है
हाल ही में एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गाइस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेविड डियोप को सम्मानित किया गया है। अगला जो बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर प्राइज है, यह इसमें 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, जो कि 51 लाख के लगभग होता है। अगला जो बात करें यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह सर्वश्रेष्ठ अनुवाद अंग्रेजी उपन्यास, अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद उपन्यास को दिया जाता है। और इस बार 2021 का जो दिया गया वो दिया गया डेविड डियोप को। पहली बार जो दिया गया था 2004 में, वह दिया गया, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। और 2004 में जो पहली बार दिया गया था वो इस्माइल कादरी को दिया गया था, इस्माइल कादरी को। अगला जो बात करें 2018 का जो दिया गया था वो दिया गया था ओल्गा टोकारजू को। और 2019 में जो दिया गया था वो दिया गया था जोखा अल-हार्थी को, जोखा अल-हार्थी को सेलेस्टियल बॉडी उपन्यास के लिए, सेलेस्टियल बॉडी उपन्यास के लिए। और 2020 का जो दिया गया था वो दिया गया था मैरी के रूजनेबेल्ट को, मैरी के रिजनेबेल्ट को। और द डिस्पोर्स ऑफ इवनिंग के लिए, द डिस्पोर्स ऑफ इवनिंग के लिए। और 2021 का किसको दिया गया है, डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केन्या के डॉक्टर पैट्रिक आमोद को बनाया गया है WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत से बिलोंग करते हैं, ये पहले WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य 2023 तक बने रहेंगे। अब ये केन्या के हैं, तो केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है और यहाँ फीलिंग चलती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, WHO के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह में 2 नए मिशन के भेजने की घोषणा की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा शुक्र पर 2 नए मिशन भेजे जाएंगे। अब वो 2 नए मिशन कौन कौन से हैं, एक है दा विंची प्लेस एंड दूसरा है वेरिटास। और दा विंची प्लेस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डीप एटमॉस्फेयर मीन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। अब ये मिशन जा कर के शुक्र ग्रह पर क्या करेगा दोस्तों, ये मिशन शुक्र ग्रह पर जाएगा और उसको समझेगा कि यह ग्रह किस प्रकार बना है और कैसे विकसित हुआ है। इसका अध्ययन दा विंची प्लेस करेगा। और यह भी अध्ययन करेगा कि इस ग्रह पर पहले महासागर था या नहीं था। और ये हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर भी भेजेगा। और दूसरा जो मिशन है दोस्तों, ये शुक्र ग्रह पर जाएगा वेरिटास। तो वेरिटास का फुल फॉर्म जो होता है बीनफ एमिफिटी रेडियो साइंस इन फॉर टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात करें यह क्या करेगा, यह शुक्र ग्रह पर जाएगा और शुक्र ग्रह के भूगर्भित इतिहास को समझेगा दोस्तों। और इसका मानचित्रण भी करेगा ये वेरिटास, और इसका 3D पुनर्निर्माण करेगा। इस ग्रह में जो वहाँ का भूगर्भित इतिहास है उसको मानचित्रण तो करेगा और 3D में मानचित्रण करेगा। और यह समझेगा कि क्या अब भी शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी जैसी संभावनाएं होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये दोनों मिशन किसके द्वारा भेजे जाएंगे, नासा के द्वारा भेजे जाएंगे। अगला जो बात करें ये नासा के द्वारा भेजे जाएंगे, तो नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो ड्वाइट संस्थापक थे, जो ड्वाइट डेविड आइजनहवर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष व महानिदेशक हैं वो बिल नेल्सन हैं और 14वें नंबर के हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मतलब डीसी में है। और बात करें कि नासा दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। और हाल ही में इसने विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी लॉन्च किया है, अंतरिक्ष में भेजा है। तो ये था दोस्तों नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये कहाँ भेजेगा, शुक्र ग्रह पर भेजेगा। तो शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है यह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है।
फफे गर्म ग्रह माना जाता है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है पृथ्वी के समान होने के कारण, और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला जो बात करें, सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह जो होता है वो शुक्र ग्रह है। बात करें यहाँ पर सन है, सन के बाद जो आता है सूर्य, सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण और वरुण। 8 ग्रह हैं। और सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है बुध, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को इन्हें स्थलीय उपग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसे पत्थर और धातुओं से बने हैं। लेकिन बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैसों से निर्माण है। और क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, किन की कक्षाओं में, तो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 21 नंबर का, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, वो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे और राष्ट्रपति थे। बात करें, इनको 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा, और प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मॉरिशस की कैपिटल जो है वो है पोर्ट लुइस, और यहाँ की करेंसी जो चलती है वो रुपया चलती है। प्रविंद जगन्नाथ जो है यहाँ के वर्तमान में पीएम हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फ्रेंच ओपन से किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रोजर फेडरर ने अपना नाम फ्रेंच ओपन से वापस ले लिया है, घुटनों की सर्जरी का हवाला देते हुए। और ये मेन फोकस रखना चाहते हैं विंबलडन ओपन में, और सबसे ज़्यादा बार जो खिताब जीता है इन्होंने विंबलडन ओपन का ही जीता है। अगला जो है क्वेश्चन 23 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीजन की घोषणा की है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना क्या है दोस्तों? इसमें हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि 75 साल से अधिक आयु वाले वृक्षों को सम्मानित किया जाएगा। अब ऐसे वृक्षों को हरियाणा में पहचान की जाएगी और इनकी देखभाल के लिए वहाँ के लोगों को नियुक्त किया जाएगा, और इनको पेंशन के तौर पर इन वृक्षों की देखभाल के लिए हरियाणा सरकार प्रति साल 2500 रुपये देगी प्रति वृक्ष के हिसाब से। तो ये है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। और दूसरा जो है ऑक्सीजन, तो दोस्तों ये ऑक्सीजन ज़मीन के इससे संबंधित है। इसमें जो लगभग 8 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे 8 लाख हेक्टेयर की भूमि पर। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। बात करें मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिन राजस्थान के छात्रों की जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से कम होगी, वही इस कोचिंग के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें प्रवेश परीक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सिविल सेवा को IAF, IPF और जैसे RPF, राजस्थान PFC जैसे एग्ज़ामों की तैयारी भी करवाई जाएगी। और इसमें FT, FC और EWF वाले कैटेगरी वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान राज्य सरकार। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। सांभर लेक भी कहाँ है? ये राजस्थान में है। और बात करें कालबेलिया जो नृत्य है, जो कि यूनेस्को की फाइट में भी शामिल है, ये कहाँ किया जाता है? राजस्थान में भी किया जाता है। घूमर नृत्य भी राजस्थान में किया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान में ही स्थित है। और आरावली पर्वत श्रृंखला ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में ही स्थित है, जिसकी सबसे ऊँची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वृद्ध लोगों की मदद करने के लिए फेज पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा फेज पोर्टल सीनियर
फीनियर एज ग्रोथ इंजन, या कह सकते हैं फीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये बुजुर्गों की देखभाल के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है कि उनको समय समय पर जो भी ज़रूरत पड़े वो एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो। और ये बुजुर्गों की सहायता करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो है वो थावर चंद गहलोत के पास है और ये राज्यसभा हैं मध्य प्रदेश से। अगला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है यह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। ये यूपी कैडर के आईएएफ रिटायर्ड आईएएफ हैं। अगला जो बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो भारत निर्वाचन आयोग की वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर डे भी बनाया जाता है। अगला जो बात करें, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है, और दो जो होते हैं वो चुनाव आयुक्त होते हैं। जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो 24वें नंबर के कौन है, सुशील चंद्रा। और दो जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं, पहले जो हैं वो हैं राजीव कुमार और दूसरे जो हाल ही में बनाए गए हैं वो अनूप चंद्र पांडे। अगला जो बात करें चुनाव आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, तो जो पहले भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो थे फुकुमर फेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला जो बात करें कि भारत के पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे फहाबुद्दीन कुरैशी, और भारत के पहले महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी बी.एफ. रामा देवी। इनका जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 27 नंबर का, हाल ही में विश्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है। तो 2021 और 22 के लिए विश्व बैंक ने 8.3% का अनुमान लगाया है। भारत की जीडीपी का 9.5 की बात करें तो ये IMF ने लगाया है, और नई क्रिफिल रेटिंग ने लगाया है। 12.5% IMF ने लगाया है, और 10.2% जो जीडीपी अनुमान लगाया है वो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने लगाया है। अब वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो वर्ल्ड बैंक की बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी दोस्तों, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही IMF की भी स्थापना की गई थी। इसलिए वर्ल्ड बैंक को और IMF को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। इसमें जो मेंबर कंट्री हैं वो 189 हैं। नौरू जो है उसमें लास्ट कंट्री था। अगला जो बात करें, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपाफ, वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपाफ। ये USA से बिलोंग करते हैं, 13 नंबर के हैं दोस्तों। चूँकि विश्व बैंक में जो सबसे बड़ा शेयर धारक है वो अमेरिका ही है, इसलिए वहीं के व्यक्ति अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। MD और CFO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं वो हैं अम्फुला कांत। और अगला जो बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वर्ल्ड बैंक में वो हैं कार्मेट रेनहर्ड। अगला जो बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में GMB ने भारत के किस राज्य में भारत के पहले समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने दोस्तों भारत के पहले समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की है। अब ये क्या करेगा समुद्री सेवा क्लस्टर, तो भारत की जो समुद्री व्यापार में प्रतिस्पर्धा है उसको रिड्यूस करेगा और आत्मनिर्भर बनाने में बढ़ावा देगा। ये पहला समुद्री क्लस्टर कहाँ विकसित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है, अहमदाबाद में। अगला जो बात करें गुजरात के बारे में दोस्तों, चूँकि गुजरात भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटी वाला राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से 1200 किलोमीटर लगती है, और गुजरात कुछ यहाँ पास स्थित है भारत के मैप में। बात करें यहाँ पास, और इसके जो उत्तर में है वो राजस्थान है, इसके पूर्व में MP है, इसके दक्षिण में दादरा एंड नागर हवेली है, और इसके जो पश्चिम में है वो अरब सागर से सीमा लगती है। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात का DLR नंबर जो होता है 332611
और यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 राज्यसभा सीटें हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं और 11 जो हैं राज्यसभा सीटें। 182 जो हैं यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। सीएम जो हैं वो हैं विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के गवर्नर। अगला जो बात करें कि धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन सूरत में किया गया था और भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जो की गई थी वो अहमदाबाद में ही की गई थी। अगला जो बात करें गांधीनगर से कॉन्स्टिट्यूंसी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो गृह मंत्री अमित शाह जी की निर्वाचन क्षेत्र है। और अगला और बात करें किसान बागायत योजना जो लॉन्च की गई थी गुजरात सरकार द्वारा ही लॉन्च की गई थी। और बात करें अगला कि गुजरात राज्य सरकार हाल ही में अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका नाम बदल करके हाल ही में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। गुजरात में ही यह सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो हैं लोथल और धौलावीरा यहीं स्थित हैं, दोनों स्थल सिंधु घाटी के। और अगला जो बात करें कि यही उकई बांध है, ताप्ती नदी पर उकई बांध है। और बात करें कि जो गुजरात में है वो है गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। और ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में ही है। वंफदा नेशनल पार्क भी गुजरात में है और एक है मरीन नेशनल पार्क भी गुजरात में है। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गुजरात में ही है। गुजरात में ही एक दोस्तों केवड़िया नाम का स्थान है जो कि जिसके किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है। इसको हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है और ये ऐसा शहर विकसित होने वाला भारत का पहला शहर होगा। तो ये था दोस्तों गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का, हाल ही में भारत को किसने एमएसएमई के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, हमने जान लिया है। आईएमएफ की बात करें तो इसकी स्थापना गठन जो हुआ था 1945 में, लेकिन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी भी स्थापना की गई थी 1944 में, गठन 1945 में हुआ था। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं इसमें वो हैं गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की हैं। अगला जो बात करें इसमें जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है। अगला जो बात करें एडीबी की तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो महानिदेशक है मोत्सोंगू अफाकाबा, जापान से बिलोंग करते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस। आरबीआई का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में बिटकॉइंस को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित अल सल्वाडोर देश बिटकॉइंस को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब बात करें ये बिटकॉइंस क्या होता है, तो बिटकॉइंस दोस्तों यह है एक डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा होती है जिसकी शुरुआत 2009 में फतोफी के द्वारा की गई थी, जापान के एक व्यक्ति। और बात करें कि बिटकॉइन से एक इसका हम भौतिक रूप से साक्ष्य नहीं होता है, भौतिक देख नहीं पाते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल माध्यम से ही लेन देन होता है। और यदि आपके पास जैसे आम मुद्रा होती है वैसे बिटकॉइन से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगला जो बात करें कि अल सल्वाडोर है, तो अल सल्वाडोर की जो कैपिटल होती है वो सल्वाडोर होती है, सैन सल्वाडोर, और इसकी जो करेंसी चलती है वो यूएसए डॉलर चलती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने लापता व्यक्ति की पहचान करने के लिए वैश्विक डेटाबेस आई फैमिलिया लॉन्च किया है? तो यह इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। यह आई फैमिलिया क्या है, आई फैमिलिया ये क्या करेगा दोस्तों, आपको स्वचालित बिना अनुवांशिक बम्प के बिना ही यह आपकी खोज कर लेगा और आपकी पहचान कर सकता है स्वचालित रूप से। यही डाटाबेस ये वैश्विक रूप से पहला डाटाबेस है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर है और उसको जो चेहरा है वो पूरा एकदम पहचानने लायक नहीं है, तो ये क्या करता है, ये डाटाबेस ये रिश्तेदारों का डीएनए लेता है और डीएनए से ही उस व्यक्ति की पहचान कर लेता है। कब करता है, जब उसका चेहरा पहचानने लायक ना हो।
आमतौर पर यदि व्यक्ति को वाईफाई लापता है तो यह स्वचालित रूप से खोज कर लेगा। यह इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल की जो मेंबर कंट्री हैं 194 हैं। इसकी स्थापना जो की गई थी 1923 में, और जिम यांग साउथ कोरिया से इसके महानिदेशक हैं। अगला जो बात करें, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल की और फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो इंटरपोल की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगला जो बात करें 31 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की क्या रैंक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की 2021 में जो रैंक है वो 4th नंबर पर है, और भारतीय वुमेन्स टीम की जो रैंक है वो 9th नंबर पर है। पहले नंबर पर जो है पुरुष टीम में वो है बेल्जियम, 2nd नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, और 3rd नंबर पर है नीदरलैंड, और 4th नंबर पर है अपना देश इंडिया, और 1st नंबर वुमेन्स में है नीदरलैंड। अगला जो बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, या फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी की जो स्थापना की गई थी वो 1924 में लगभग की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ की गई थी, ये पेरिस फ्रांस में पहले की गई थी, और पहले जो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला जो बात करें कि इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो नरेंद्र ध्रुव बत्रा पहले एफआई बने हैं। नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। अगला जो बात करें कि हॉकी विश्व कप तो पहली बार जो खेला गया था 1971 में बार्सिलोना ने इसकी मेज़बानी की थी, और पहला जो विजेता टीम था वो पाकिस्तान था। सर्वाधिक जो टाइटल हॉकी का जीता है वो पाकिस्तान ने ही जीता है, और लास्ट वाला जो हुआ था 2018 में वो भारत के भुवनेश्वर में ही आयोजित हुआ था, और इसमें जो विजेता था वो बेल्जियम था, किसको हरा करके नीदरलैंड को हराया था। अगला जो बात करें 2023 का जो होगा वो भारत में ही होगा। कहाँ होगा? भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। और पहला हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया गया था 1974 में वुमेन्स का, ये कहाँ खेला गया था? फ्रांस में खेला गया था। नीदरलैंड विजेता था। और जो लास्ट वाला खेला गया था 2018 में वो खेला गया था लंदन, इंग्लैंड में खेला गया था, और इसमें जो विजेता टीम थी वो थी नीदरलैंड फिर से। और अगला जो बात करें 2022 का होगा, ये होगा स्पेन एंड नीदरलैंड में होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोस्तों ये यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर जो हैं अनसुईया उइके। अगला जो बात करें कि वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना होता क्या है, तो इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने यह आदेश किया है कि जो भी किसान अपने खेत में फसल की बजाय पेड़ लगाता है तो उसे प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, 3 साल तक प्रोत्साहन राशि। यही है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। और बात करें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ हुए कोविड-19 से बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की है। और अगला जो बात करें यही है इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, और एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, यही है। और एक फेमस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है इंद्रावती नदी पर। अगला जो क्वेश्चन है 33वें नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात और राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अब ये ई निर्माण पोर्टल क्या है दोस्तों, इसमें असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनका ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा, और उनको एक यूविन नाम का स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, और जिन श्रमिकों के पास यह स्मार्ट कार्ड होगा उसको कई प्रकार की सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। तो ये है गुजरात सरकार ने लॉन्च की, गुजरात के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा चंद्रशेखर घोष को
किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चंद्रशेखर घोष को नियुक्त किया गया है। अगला जो बात करें बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी दोस्तों, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और इसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं? चंद्रशेखर घोष, और इसके जो चेयरमैन हैं अनूप कुमार सिन्हा हैं। और अगला जो बात करें इसकी जो टैगलाइन है, आपकी भलाई सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंट जेम्स यूनिट रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक योग्य कौन सा शहर बन गया है, या सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर बना है। 2018 से लगातार टॉप पे था दोस्तों वियना, अफ्रीका की राजधानी, सबसे अधिक रहने योग्य दुनिया का, लेकिन इस बार वियना नहीं आया, ऑकलैंड आ गया है न्यूजीलैंड का। और दूसरा नंबर पर जो है वो जापान का एक शहर ओसाका, और थर्ड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर एडिलेड। सबसे कम रहने योग्य जो है वो सीरिया की राजधानी दमास्कस है, क्योंकि यहाँ आतंकी गतिविधियाँ होती रहती हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, 2020 में ही इंडिया में ही एक लिविंग लाइवलीहुड इंडेक्स निकाला गया था, जिसमें 10 लाख से ऊपर आबादी वाले में इंडिया का जो सबसे अधिक रहने योग्य शहर था वो था बेंगलुरु। और अगला जो बात करें 10 लाख से कम आबादी वाले में इंडिया का जो सबसे रहने योग्य शहर था वो था शिमला, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा हाल ही में 36 नंबर का, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 साल के लिए विस्तार कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महेश कुमार जैन का कार्यकाल, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो थे उनका कार्यकाल 2 साल के लिए विस्तार कर दिया गया है। अगला जो बात करें आरबीआई के बारे में दोस्तों, तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी हिल्टन यंग कमीशन के तहत, और इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था। अगला जो बात करें कि आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, और आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगला जो बात करें आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर? एक है माइकल देवपत्रा, दूसरे जो हैं जिनका कार्यकाल पुनर्नियुक्ति कर दिया गया है 2 साल के लिए, तो महेश कुमार जैन, और दूसरा है एम राजेश्वर राव, और चौथे जो हैं टीबी रविशंकर। तो ये चारों जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 37 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनएफसी प्रौद्योगिकी आधारित पहचान पत्र का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पंजाब राज्य सरकार ने पहचान पत्र, या डिजिटल कह सकते हैं, या एनएफसी का बात करें तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित पहचान पत्र प्रयोग करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। ये क्या करेगा? लोगों की डाटा के संचार में, आदान प्रदान में सहायता करेगा। पंजाब को दोस्तों 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। भांगड़ा और गिद्दा यहाँ का फेमस नृत्य है, और 5 नदियों की भूमि सिंधु घाटी की, चूँकि 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास नदी यहाँ आकर के मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा गाइस वो है, हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में जाना कि वहाँ फैन तख्ता पलट हुआ था, जिसके कारण वहाँ के राष्ट्रपति बाहनादब और अफीमी मोख्तार ऐनो पीएम और एक रक्षा मंत्री थे सुलेमान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहाँ के जो अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए थे वो अफीमी गोफ्टा चुने गए थे, फैन अधिकारी हैं। और हाल ही में पीएम जो चुने गए हैं वो चोंगुएला मैगा यहाँ
यहाँ की राजधानी हमने बताया था बामाको होती है और यहाँ की करेंसी जो चलती है फ्रैंक चलती है। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। हाल ही में दोस्तों एक सप्ताह में 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं असम सरकार के द्वारा। तो देख लेते हैं असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला जो है वो है काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में ही है काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। इसको 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और एक सिंग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा है मानस नेशनल पार्क, इसको भी 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में धरोहर में शामिल किया गया था। और तीसरा जो है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और चौथा जो है वो है नामेरी नेशनल पार्क, और जो 5वां है वो है ओरांग नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क पहले से तो दोस्तों असम के पास, लेकिन हाल ही में 6वां जो नेशनल पार्क बनाया गया है असम सरकार के द्वारा वो रायमोना नेशनल पार्क है। रायमोना नेशनल पार्क हाल ही में बनाया गया है 6 नंबर का। और 7 नंबर का जो बनाया गया है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। पहले ये बंजू अभयारण्य था, पराम्बीकुलम बंजू अभयारण्य यहीं स्थित है। और बात करें असम की ही एक महिला हैं जो हैं हिमा दास, जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं और इन्हें हाल ही में असम की डीएसपी नियुक्त किया गया है। अगला जो बात करें असम में ही एक पर्सनालिटी हैं भूपेन हजारिका, जिन्हें हाल ही में 2019 में नानाजी देशमुख प्रणब मुखर्जी के साथ भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक संगीतकार थे। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित नदी, और लोहित नदी पर ही भूपेन हजारिका सेतु या ढोरा फादिया सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 9.5 किलोमीटर है। असम सरकार ने हाल ही में ही शिशु सेवा लोन योजना शुरू की है। शिशु सेवा योजना, लोन सेवा नहीं दोस्तों, शिशु सेवा योजना। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड-19 के दौरान, उनको 3500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और लेकिन जिन युवतियों के माता पिता कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन युवतियों की फाती पर 50,000 रुपये और 1 तोला सोना दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इफाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं रेवलिन की जगह है वो इफाक हर्जोग हैं। और यहाँ के पीएम जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम, और यहाँ न्यू शेकल जो चलती है वो करेंसी चलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 41 नंबर कर लीजिएगा दोस्तों। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस बनाया जाता है। अगला जो बात करें जून के जो इम्पोर्टेंट डेज अब तक बनाए गए हैं, तो 1 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों वो बनाया जाता है विश्व दूध दिवस। अगला जो बात करें 1 जून को ही बनाया जाता है, 1 जून को माता पिता का वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला जो बात करें कि 3 जून को जो बनाया जाता है दोस्तों वो बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। अगला जो बात करें 4 जून को जो बनाया जाता है गाइस, 4 जून को बनाया जाता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक रूप से शोषण से शिकार बच्चों को याद करने के लिए बनाया जाता है। और 5 जून मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 5 जून मैं कंफर्म कर देता हूं कि ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और 90% एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब ये स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो स्टेटमेंट में इसकी जो थीम थी इस साल की वो थी इकोसिस्टम
2021 की थीम इको सिस्टम रेस्टोरेशन थी और इस साल का जो मेज़बान देश था वो था पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस का। और पहली बार इसको स्वीकार किया गया था दोस्तों 1972 में। पहली बार बनाया गया था 5 जून 1974 को। और पहली बार जो मेज़बान कंट्री थी वो थी यूएसए। अगला जो बात करें भारत ने इसकी कब मेज़बानी की थी, तो 2011 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसने मेज़बानी की थी भारत ने। और 2018 में भी भारत ने न्यू दिल्ली में इसकी मेज़बानी की थी। तो 2 बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कर चुका है अपना देश भारत। अगला जो है 5 जून के बाद आता है 6 जून। तो 6 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व कीट दिवस। अगला जो बात करें 6 जून को ही बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस। अगला जो बात करें 7 जून को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। 7 जून को बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 8 जून को बनाया जाता है दोस्तों 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और 8 जून को ही बनाया जाता है दोस्तों 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ब्रेन में अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और 9 जून को बनाया जाता है जो बनाया गया है विश्व प्रत्यायन दिवस। तो ये थे दोस्तों जून के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। और ये CRPF के भी महानिदेशक हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CIFF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन क्योंकि हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। और इसको महानिदेशक जो वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किए गए हैं। इनके पास अतिरिक्त प्रभार CIFF के बाद CIFF का तो है ही और CBI का भी है। तो CBI के नियुक्त किए गए हैं महानिदेशक हाल ही में, CIFF के पहले थे। अगला जो बात करें, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नियुक्तियों से संबंधित बहुत से सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बात करें जगजीत पाबड़िया की, तो जगजीत पाबड़िया जो हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली महिला भारतीय सदस्य बनी हैं। और इसका USA में हेडक्वार्टर है। जगन्नाथ विद्याधर की बात करें तो ये CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सदस्य बने हैं, अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। अरुण वेंकट रमन की बात करें तो ये UAFA में वाणिज्यिक विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वनीता गुप्ता की बात करें तो ये UFA में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त की गई हैं, भारतीय मूल की हैं। नीरा टंडन की बात करें दोस्तों तो ये UFA में ही व्हाइट हाउस या जो बाइडन के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और नरेंद्र बत्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारा नियुक्तियों वाला ही सेशन है वो है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रदीप चंद्र नायर को दोस्तों हाल ही में असम राइफल के महानिदेशक चुना गए हैं। रंजीत सिंह दिफाले को चुना गया है। रंजीत सिंह दिफाले को विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में। अनूप चंद्र पांडे की बात करें तो चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है हाल ही में। उखाना खुलेर फुख्द को मंगोलिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इफाक हारजोग को इजराइल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला जो बात करें CIFF के जो महानिदेशक हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स के, वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और NIA के हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो हैं महानिदेशक कुलदीप सिंह। रॉ के जो चीफ हैं दोस्तों वो हैं सामंत गोयल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग IB के जो प्रमुख हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो हैं अरविंद सिंह। बात करें BFF के जो महानिदेशक हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, वो हैं राकेश अस्थाना। FSB की बात करें सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं राजेश चंद्रा। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात करें तो इसके जो महानिदेशक हैं FF देववाल हैं। NSG के जो महानिदेशक हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, वो हैं GA गणपति।
अगला जो बात करें NFA के जो महानिदेशक हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के, वो हैं अजीत डोभाल। अगला जो बात करें ICG के, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक हैं, वो कृष्णा स्वामी नटराजन हैं। नेवी चीफ जो हैं दोस्तों, वो हैं करमबीर सिंह। आर्मी चीफ जो हैं, वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। और एयर फोर्स जो चीफ हैं, वो हैं RK भदौरिया। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों से संबंधित और एजेंसियाँ और उनके महानिदेशक। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे तेज महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग की तफांग इन हुंग। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे तेज पर्वतारोही बन गई हैं। इन्होंने मात्र 25 घंटे 50 मिनट में ही माउंट एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर की चढ़ाई कर ली। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? नेपाल की फूजो झागुम का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2017 में 39 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की। अगला जो बात करें, आर्थर मुइर USA से बिलोंग करती हैं और ये सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली विश्व की महिला हैं। 75 वर्ष की उम्र में ये USA से बिलोंग करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो ये था दोस्तों हमारा 1 जून से 10 जून तक का पूरा करंट अफेयर। होप क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, मुझे आशा ही नहीं अभी तो विश्वास भी है। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।